Good morning, dear student. Welcome to my YouTube channel, Pious Sock. हेलो डियर स्टूडेंट, इस NCERT पॉडकास्ट इन हिंदी में आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के सेकंड चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस टॉपिक को हम NCERT की बुक से लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ब्रीदिंग की बात करेंगे। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर में बनी हुई ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है और हमारे शरीर में बनी हुई CO2 वो शरीर के बाहर जाती है। इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को कार्य करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। ऑर्गेनिज्म इस एनर्जी को न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल के इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन से प्राप्त करते हैं, जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और साथ ही साथ हार्मफुल CO2 भी बनती है। इसलिए यह स्पष्ट है कि सेल्स को लगातार ऑक्सीजन देनी पड़ती है और सेल्स में बनी CO2 को बाहर निकालना पड़ता है। अब हम बात करेंगे रिस्पायरेटरी ऑर्गन के बारे में। ब्रीदिंग की मैकेनिज्म अलग अलग ग्रुप के एनिमल में अलग अलग होती है। यह मुख्यतः उनके हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करती है। लोअर इन्वर्टिब्रेट जैसे स्पंज, सिलेंटेड, फ्लैटवर्म, इनके संपूर्ण बॉडी सरफेस के द्वारा ऑक्सीजन के साथ साथ CO2 का एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अर्थवर्म अपनी मॉइस्ट क्यूटिकल तथा इंसेक्ट ट्रैकेल ट्यूब का प्रयोग रिस्पायरेशन के लिए करते हैं। अधिकतर एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का स्पेशल वैस्कुलर स्ट्रक्चर गिल्स के द्वारा रिस्पायरेशन करते हैं, जिसे ब्रोंकियल रिस्पायरेशन कहते हैं, जबकि टेरेस्ट्रियल एनिमल गैसेस एक्सचेंज के लंग्स का प्रयोग करते हैं, जिसे पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहते हैं। वर्टिब्रेट्स में जो फिशेज होती हैं वो गिल्स का उपयोग करती हैं, जबकि एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स तथा मैमल्स लंग्स के माध्यम से रिस्पायरेशन करते हैं। एम्फीबियन फ्रॉग अपनी मॉइस्ट क्यूस्किन के माध्यम से रिस्पायरेशन कर सकता है, जिसे क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं। मैमल्स में वेल डेवलप्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम पाया जाता है। आइए हम बात करते हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। हमारे पास 1 पेयर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होते हैं जो अपर लिप पर ओपन होते हैं। इसके आगे नेजल चैम्बर होता है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल नेजल पैसेज से होते हुए नेजल चैम्बर में ओपन होती है। नेजल चैम्बर नेजोफेरिंग्स में खुलता है। नेजोफेरिंग्स भोजन और एयर के लिए कॉमन पैसेज का काम करता है। नेजोफेरिंग्स लैरिंग्स रीजन से होते हुए ट्रैकिया में खुलता है। लैरिंग्स एक कार्टिलेजन बॉक्स होता है जो साउंड को प्रोड्यूस करने में सहायक होता है, इसलिए इसे साउंड बॉक्स कहते हैं। किसी भी चीज़ को निगलते समय ग्लोटिस को एक पतली इलास्टिक कार्टिलेज की बनी झिल्ली कवर कर लेती है, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। यह भोजन को लैरिंग्स में जाने से रोकती है। ट्रैकिया एक स्टेट ट्यूब होती है जो थोरैसिक कैविटी के मिड तक सीधी आती है और फिर फिफ्थ थोरैसिक के लेवल पर राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। ब्रोंकस में बार बार डिवीजन होने से सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। ब्रोंक्यूल्स अंत में बहुत ही पतले टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में समाप्त हो जाती हैं। ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स को सपोर्ट करने के लिए इनमें इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग होती है। प्रत्येक टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के कई सारे पतले इरेगुलर वॉल्ड वस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, जिसे एल्वेओलाई कहते हैं। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेओलाई का वह ब्रांचिंग नेटवर्क ही लंग्स बनाता है। हमारे लंग्स 2 होते हैं। एक डबल लेयर प्लूरल मेम्ब्रेन से घिरे हुए रहते हैं। इनके बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है। प्लूरल फ्लूइड लॉन्ग सरफेस में फ्रिक्शन को कम कर देता है। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन का संपर्क थोरैसिक लाइनिंग से हो, जबकि इनर प्लूरल मेम्ब्रेन का संपर्क लंग सरफेस से होता है। कंडक्टिंग पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टिंग पार्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम को वह पार्ट है जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से होकर टर्मिनल ब्रोंकाई तक जाता है। कंडक्टिंग पार्ट एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वेओलाई तक ट्रांसपोर्ट कराता है और एयर में उपस्थित फॉर्जिन पार्टिकल को साफ कर एयर को ह्यूमिड कराता है और एयर को बॉडी टेम्परेचर के बराबर लाता है। रिस्पायरेटरी और एक्सचेंज पार्ट एल्वेओलाई और उसके डक्ट से मिलकर बना होता है। ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्चुअल डिफ्यूजन एक्सचेंज पार्ट में होता है। थोरैसिक चैम्बर का एक एनाटॉमिकल एयरटाइट चैम्बर होता है जिसमें लंग्स स्थित होते हैं। थोरैसिक चैम्बर को बनाने के लिए डोर्सल में वेंट्रल कॉलम, वेंट्रल में स्टर्नम, लेटरल साइड में रिब्स तथा लोअर साइड में डॉम शेप डायाफ्राम होता है।
थोरेसिक कैविटी के बलून में जो परिवर्तन होता है वो थोरेक्स में लंग्स की एनाटॉमिकल पोजीशन के कारण होता है। इसका असर सीधे लंग्स के पल्मोनरी कैविटी पर पड़ता है। ब्रीदिंग के लिए यह अरेंजमेंट बहुत आवश्यक होता है क्योंकि हम डायरेक्ट पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होने वाले कुछ स्टेप इस प्रकार हैं। ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर अंदर खींची जाती है और CO2 युक्त एल्वेओलर एयर बाहर निकाली जाती है। एल्वेओलर मेम्ब्रेन के इधर उधर गैसों का डिफ्यूजन होता है। ब्लड के द्वारा गैस का ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड और टिश्यू के बीच ऑक्सीजन एंड CO2 का डिफ्यूजन होता है। कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए सेल ऑक्सीजन को यूज कर CO2 को रिलीज कराती है, जिससे सेलुलर रिस्पायरेशन करते हैं। हम सेलुलर रिस्पायरेशन प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे ब्रीदिंग ऑफ मैकेनिज्म की। ब्रीदिंग में 2 स्टेप होते हैं। इंस्पायरेशन, जिसमें एटमॉस्फेयर की एयर अंदर ली जाती है। एक्सपायरेशन, जिसमें एल्वेओलर एयर बाहर निकाली जाती है। लंग्स में एयर का अंदर और बाहर होना, एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है। इंस्पायरेशन के दौरान लंग्स के अंदर का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम होता है। इससे अभिप्राय यह है कि लंग्स में जो एटमॉस्फेयर प्रेशर की तुलना में निगेटिव प्रेशर होता है। एक्सपायरेशन के दौरान इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होता है। प्रेशर ग्रेडियंट को बनाने के लिए डायाफ्राम रिब्स के बीच एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल हेल्प करती है। इंस्पायरेशन की शुरुआत डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से होती है, जो थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम को एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ा देता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होने से रिब्स और स्टर्नम ऊपर उठ जाती है, जिससे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम जो होता है वो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में बढ़ जाता है। थोरेसिक वॉल्यूम में जितनी ओवरऑल वृद्धि होती है, ठीक उतनी ही वृद्धि पल्मोनरी वॉल्यूम में होती है। पल्मोनरी वॉल्यूम में वृद्धि होने के कारण इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है, जो बाहरी एयर को लंग्स में मूव करने के लिए फोर्स करता है। यह इंस्पायरेशन कहलाता है। डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल में रिलैक्सेशन होने से डायाफ्राम और स्टर्नल अपनी पोजीशन वापस आ जाते हैं, जिससे थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाता है और इसलिए पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाता है। इस कारण इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा अधिक हो जाता है, जिसके कारण लंग्स से एयर बाहर निकल जाती है और यह एक्सपायरेशन कहलाता है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की शक्ति को बढ़ाने में एब्डोमेन की मसल हेल्प करती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में ब्रीदिंग की एवरेज वैल्यू जो होती है 12 से 16 टाइम पर मिनट होती है। ब्रीदिंग में जो एयर का वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है उसे स्पायरोमीटर से नापा जाता है, जो पल्मोनरी फंक्शन के क्लिनिकल असेसमेंट में उपयोगी होता है। अब हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल रिस्पायरेशन के दौरान एयर का वह वॉल्यूम जो इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड होता है टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। यह लगभग 500 ml होता है। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में लगभग 6000 ml एयर को इंस्पायर और एक्सपायर कर सकता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या एयर का वह एडिशनल वॉल्यूम है जिसे एक व्यक्ति फोर्सफुल इंस्पायरेशन के द्वारा इंस्पायर कर सकता है। इसकी एवरेज वैल्यू 2500 ml से 3000 ml होती है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या एयर का वह एडिशनल वॉल्यूम है जिसे एक व्यक्ति फोर्सफुल एक्सपायरेशन के द्वारा बाहर निकाल सकता है। इसकी एवरेज वैल्यू 1000 ml से 1100 ml होती है। रेजिडुअल वैल्यू, एयर का वो वॉल्यूम जो लंग्स में फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी बचा रह जाता है। इसकी एवरेज वैल्यू 1100 से 1200 ml होती है। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम को जोड़कर कई पल्मोनरी कैपेसिटी बनाई जा सकती है, जिसको क्लिनिकल डायग्नोसिस में प्रयोग किया जाता है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद एयर का वह टोटल वॉल्यूम जिसे एक व्यक्ति इंस्पायर कर सकता है। इसके अंदर टाइडल वॉल्यूम और रिस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी TB प्लस IRV आते हैं। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद एयर का वह वॉल्यूम जिसे एक व्यक्ति एक्सपायर कर सकता है। इसके अंतर्गत टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी TB प्लस ERV आते हैं। अब फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, एयर का वह वॉल्यूम जो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी लंग्स में बचा रह जाता है। इसमें ERV प्लस RV आते हैं। वाइटल कैपेसिटी, एयर का वह मैक्सिमम वॉल्यूम जिसे एक व्यक्ति फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद अंदर की ओर ले सकता है, अथवा एयर का वह मैक्सिमम वॉल्यूम जिसे एक व्यक्ति फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद बाहर की ओर निकाल सकता है। इसके अंतर्गत ERV प्लस TB प्लस IRV आते हैं।
टोटल लंग्स कैपेसिटी, एयर का वह टोटल वॉल्यूम जो फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद लंग्स में पाया जाता है। इसके अंदर का आरवी, ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम आते हैं। बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। गैसेस के एक्सचेंज का जो मुख्य स्थान होता है वो एल्वेलाई होती है। गैसेस का एक्सचेंज ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है। इन स्थानों में ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। यह मुख्यतः प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर आधारित होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन को प्रभावित करने वाले इंपॉर्टेंट फैक्टर इस प्रकार हैं। पहला, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। दूसरा, डिफ्यूजन में उपयोग होने वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसकी थिकनेस। गैसों के मिक्सचर में एक गैस के कारण जो प्रेशर होता है उसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं। इसे ऑक्सीजन के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर में इन दो गैसों का पार्शियल प्रेशर और इनकी दोनों डिफ्यूजन साइट में पार्शियल प्रेशर को टेबल 17.1 एंड फिगर 17.3 में दर्शाया गया है। टेबल में जो डाटा दिया गया है वह ऑक्सीजन को एल्वेओलाई से ब्लड और ब्लड से टिश्यू तक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को साफ साफ दर्शाता है। इस तरह से CO2 का ग्रेडियंट भी होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी टिश्यू से ब्लड, ब्लड से एल्वेओलाई तक। CO2 की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की तुलना में 20 से 25 गुना अधिक होती है, इसलिए CO2 का डिफ्यूजन ऑक्सीजन की तुलना में बहुत अधिक होता है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में मुख्यतः 3 लेयर होती है, जिसके नाम इस प्रकार हैं। फिगर 17.4 में देखिए, एल्वेओलाई के थिन एक्वेमस एपिथेलियम, एल्वेओलर कैपिलरी के एंडोथेलियम और इन दोनों के बीच बेसमेंट मेम्ब्रेन। इनकी टोटल थिकनेस 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। हमारे शरीर की ये सभी फैक्टर ऑक्सीजन को एल्वेओलाई से टिश्यू और CO2 को टिश्यू से एल्वेओलाई तक ले जाने में सहायक होते हैं। अब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करेंगे। ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड एक मीडियम की तरह कार्य करता है। 97% ऑक्सीजन ब्लड में RBC के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है और बची हुई 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। 20 से 25% CO2 RBC के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। इसका 70% बाइकार्बोनेट के रूप में और लगभग 7% प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है। अब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन RBC के अंदर पाए जाने वाला एक लाल रंग का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो फेरिक फॉर्म में पाया जाता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिवर्सिबल मैनर्स में जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना मुख्यतः ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर निर्भर करता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर जैसे कुछ फैक्टर हैं जिससे यह बाइंडिंग प्रभावित होती है। जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के परसेंटेज सेचुरेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच ग्राफ खींचते हैं तो एक सिग्मॉइड कर्व मिलता है। इस कर्व को ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। इसका यूज हम उन फैक्टर की स्टडी के लिए करते हैं जो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ने से प्रभाव डालते हैं, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ आयन कंसंट्रेशन इत्यादि। एल्वेओलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होती है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ आयन कंसंट्रेशन व टेम्परेचर लो होते हैं। ये सभी फैक्टर ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से जोड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाने में सहायक होते हैं। लंग सरफेस पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ती है और टिश्यू साइड में अलग हो जाती है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंतर्गत प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड लगभग 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को देता है। अब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। लगभग 20 से 25% CO2 हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर कार्बिनो हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है। यह बाइंडिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 से संबंधित है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वह मेन फैक्टर है जो इस बाइंडिंग पर प्रभाव डालता है। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अधिक और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होती है, जैसा कि टिश्यू में, तब CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़ती है। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अधिक होती है, जैसा कि एल्वेओलाई में, तब कार्बिनो हीमोग्लोबिन से CO2 का डिसोसिएशन होता है। इसका अभिप्राय है कि टिश्यू में जो CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़ती है वह एल्वेओलाई में दे दी जाती है। RBC में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की कंसंट्रेशन काफ़ी अधिक होती है और इसकी कुछ मात्रा प्लाज्मा में होती है। यह एंजाइम इन रिएक्शन को दोनों डायरेक्शन में सहज बनाता है। टिश्यू की ओर से कैटाबोलिज्म होने के कारण
कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अधिक होता है और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में चली जाती है और बाइकार्बोनेट तथा H+ आयन बनाती हैं। एल्वेलाई की ओर से जहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होता है तो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होने लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर बनते हैं। इस प्रकार जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू की ओर से बाइकार्बोनेट के रूप में जुड़कर एल्वेलाई की ओर ट्रांसपोर्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर रिलीज कर दी जाती है। प्रत्येक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का 100 ml लगभग 4 ml CO2 एल्वेलाई को देता है। अब हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। बॉडी टिश्यू की आवश्यकता के अनुसार मनुष्य के अंदर रिस्पायरेटरी रिदम को मेंटेन और मॉडरेट करने की अद्भुत क्षमता होती है। यह न्यूरल सिस्टम के द्वारा होता है। ब्रेन के मेडुलर रीजन में रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर होता है। रेस्पायरेशन के रेगुलेशन में प्राइमरी रोल इसी का होता है। एक दूसरा सेंटर जो ब्रेन के पोन्स रीजन में होता है उसे न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहते हैं। यह रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट करता है। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर से जो सिग्नल आते हैं वो इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को कम करके रिस्पायरेटरी रेट को परिवर्तित कर देते हैं। रिदम सेंटर के समीप में एक कीमोसेंसिटिव एरिया होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के लिए कुछ अधिक ही सेंसिटिव होता है। H+ आयन और CO2 में वृद्धि होने के कारण ये सेंटर एक्टिव होकर रिदम सेंटर को सिग्नल भेजता है कि वह रिस्पायरेटरी प्रोसेस में कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करे जिससे वह सबस्टेंस बाहर निकाला जा सके। एवॉर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी से जुड़े रिसेप्टर भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयन कंसंट्रेशन में बदलाव को पहचान लेते हैं और वह भी रिदम सेंटर को सिग्नल भेजते हैं जिससे कि उसके उपचार के लिए एक्शन ले। रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर के रेगुलेशन में ऑक्सीजन का कुछ खास रोल नहीं होता है। अब हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसमें सबसे पहले डिजीज है अस्थमा। इसमें सांस लेने में परेशानी होती है और सांस लेने में घरघराहट की आवाज़ आती है। यह ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में इन्फ्लामेशन में आने के कारण होता है। अब पढ़ेंगे एम्फाइसेमा। यह बीमारी क्रोनिक धीरे धीरे होती है। इसमें एल्वेओलर वाल नष्ट हो जाती है और जिससे रिस्पायरेटरी सरफेस कम हो जाती है। इसका मुख्य कारण है सिगरेट स्मोकिंग। अब पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। कुछ इंडस्ट्री जिनसे मुख्य रूप से ग्राइंडिंग एंड स्टोर ब्रेकिंग होती है, इसमें अधिक धूल होती है कि हमारी बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म की स्थिति से पूरी तरह उभर नहीं पाती है। इन स्थानों पर काफ़ी लंबे समय तक रहने से इन्फ्लामेशन और फाइब्रस यानी फाइब्रस टिश्यू में तीव्र वृद्धि हो जाती है। इस कारण से लंग को गंभीर नुकसान हो जाता है। इन इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर्स को प्रोटेक्टिव मास्क पहनने चाहिए।